बंदा खुद अगर काम सीखना चाहे तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर ना सीखना चाहे तो 100 बहाने करता है। मैं आपको बहुत ही पते की बात बताने लगा हूँ, सुन लेना। मुझे बचपन से ही खिलौनों को तोड़ने मरोड़ने और उन्हें खोलने और उन्हें जोड़ने का बड़ा शौक था। मेरे पेरेंट्स जो भी मुझे ला के देते उस पर डॉक्टरी करना तो मैं हक समझता था। जितनी महंगी वो चीज़ ला के देते थे उतनी ज़्यादा मुझे तजस्सुस होता था कि मैं इसको खोल के देखूं कि इसके अंदर है क्या, और उसका बेड़ा गर्क करना मेरा बेहतरीन मशगला होता था। कोई भी खिलौना है तो उसके अंदर से खोल के मोटर निकाल लेनी, उसके ऊपर फिर कागज़ का कोई फैन सा बना देना, प्रोपेलर बना देना और उसे छोटे सेल से यानी बैटरी से चलाना। बस ऐसे ही कामों में लगा रहता था मैं। और जब बेड़ा गर्क करने के लिए खिलौने ख़त्म हो जाएं तो घर में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता था और किसी न किसी बहाने से फिर दोबारा मजबूर कर देता था अपने पेरेंट्स को कि मुझे और खिलौने ला के दें ताकि मैं उनका और भी बेड़ा गर्क कर सकूं। इवन कि उनका बजट भी आउट कर देता था मैं। यहाँ तक कि मेरे घर और ख़ानदान वाले मुझे छोटा इंजीनियर कह के बुलाने लग गए। पढ़ता तो कुछ खास था नहीं मैं, लेकिन वक़्त के थपेड़ों से गिरता पड़ता मैं 9th क्लास तक पहुंच गया। क्योंकि मिडिल से हाई स्कूल में गए थे इसलिए वहाँ नए नए दोस्त भी बने और नए नए दोस्तों से आमना सामना हुआ और खूब मज़ा आया। लेकिन वहाँ पे एक मेरे जैसा भी था, वो भी अपने पेरेंट्स की नाक में दम करके यहाँ तक पहुँचा था, बिल्कुल मेरी तरह। दोनों ने ही अपने खिलौनों का और अपने वालिदैन के पैसों का खूब उजाड़ा किया था। क्योंकि दोनों के ख्यालात एक जैसे थे, इसी वजह से दोनों में दोस्ती भी हो गई और दोनों एक ही बेंच पे बैठने लगे। कभी वो किसी बात को लेकर मुझसे बहस करता और कभी मैं किसी बात को लेकर उससे बहस करता। कभी वो बताता कि आज मैंने फलां खिलौने का बेड़ा गर्क किया और कभी मैं बताता। कभी वो बताता कि आज मैंने मोटर से ये बनाया और कभी मैं बताता कि आज मैंने मोटर से ये बनाया। यानी कि सेहत अफजा और सैर हासिल गुफ्तगू में बहस व तकरार भी हो जाया करती थी। और हम अपनी इस मौजूए बहस व तकरार को प्रिंसिपल टीचर्स तक भी लेके जाते थे और एक दूसरे से मुकाबला करने की कोशिश करते थे कि हाँ जी कौन जीता और किसका मौक़िफ़ दुरुस्त। और जिसका मौक़िफ़ दुरुस्त होता वो वापस अपनी क्लास में आके अपनी दुम अकड़ा के घूमता था कि मैं विनर हूँ और मेरा मौक़िफ़ दुरुस्त था और मैं ठीक कह रहा था, ये गलत, वगैरह वगैरह। बस ये कि वक्त गुजरता गया। लेकिन उसी दौरान हमें एक बेहतरीन और इंतहाई तजुर्बाकार उस्ताद मिला। तजुर्बाकार ऐसा कि उसके बताने पढ़ाने और समझाने का अंदाज़ हमारे दिलो दिमाग में रच बस जाया करता था। उसकी बोली हुई बात का एक एक लफ्ज़ हमारे दिलो दिमाग में खूब सराहियत करता था। और वो ख़ास तौर पर हम दोनों पे बहुत ज़्यादा शफ़ीक व मेहरबान था, क्योंकि हम दोनों बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में दिलचस्पी लेते थे। वो हम दोनों बिगड़े हुए शहज़ादों की बात को भी बड़े गौर से सुनता था और हमारी हर बहस में तसहीह के लिए अपनी इनपुट भी देता था, जो हमारे लिए बड़ी इंजॉइंग भी होती थी और बड़ी इंफॉर्मेटिव भी। पहले उसने हमें करंट के बारे में बताना शुरू किया, यानी कि AC वोल्टेज और DC वोल्टेज वगैरह वगैरह। फिर समझाया कि सर्किट का मेक ब्रेक कैसे बनाते हैं। जब वो हमें समझा चुका तो हमसे कहने लगा कि प्रैक्टिकली ये करके दिखाओ और मुझे समझाओ कि ये मैंने क्या बताया तुम लोगों को। फिर हम दोनों ने अपने उस्ताद के बताए हुए तरीके से उसको बता के समझाया। जब वो हम दोनों के जवाबात से मुतमिन हो गया, सेटिस्फाई हो गया, तो फिर वो आगे चला। बेहतरीन उस्ताद का खासा यही होता है कि वो अपने शागिर्दों में किसी भी तरह की कमी को नज़रअंदाज नहीं करता। वो अपने शागिर्दों की हर गलती को दुरुस्त किए बगैर आगे नहीं चलता। लेकिन आजकल के उस्ताद ऐसे बिल्कुल नहीं हैं। ये तो ऐसे हैं कि जैसे घर से बस आते हैं और अपना टाइम पूरा करते हैं और घर चले जाते हैं। उन्हें इस चीज़ से कोई दिलचस्पी ही नहीं होती कि उनके शागिर्दों का रिज़ल्ट पूरे साल के बाद किस तरह का आएगा। चलें छोड़ें, हम आगे चलते हैं। हम अपने सेशन के मिड में थे जब हमें हमारे उस्ताद ने यानी हमारे टीचर ने हमें ट्रांजिस्टर के बारे में बताया और समझाया कि यह कैसे काम करता है। इसका कलेक्टर, एमीटर और बेस वगैरह के बारे में बताया, जो कि हमारे लिए बिल्कुल एक नई चीज़ थी। हमने पूछा, समझा, हमने उससे एनालॉग मीटर जो आजकल तो डिजिटल आ गए हैं मार्केट में, वो एनालॉग मीटर का इस्तेमाल करना सीखा। ओम कैसे चेक करते हैं, वोल्टेज कैसे चेक करते हैं, ये सब सिखा चुकने के बाद हमें वो आगे IC की तरफ लेके गए और बताया कि ये कैसे काम करता है, इसको वर्किंग वोल्ट कैसे मिलते हैं और इसको कैसे चेक करना होता है, वगैरह वगैरह, कितने गेट होते हैं वगैरह वगैरह। ये सब कुछ, ये बेसिक्स उन्होंने हमें सिखाई। फिर चंद पुराने सर्किट बोर्ड लेके हमारे सामने रखे और हमें पहले बताया और फिर बाद में हमें कहा कि इस पे ज़रा ध्यान दो, इस पे ज़रा रिसर्च करो, इस पे ज़रा ध्यान दो, बारीकी से देखो। और फिर उसके बारे में हमसे पूछा गया कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। वहाँ हमें पता चला कि रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं, IC किसे कहते हैं, ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं, कॉइल किसे कहते हैं, वगैरह वगैरह। जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसका हमें उस वक्त पता चला और ये कैसे कैसे काम करते हैं, ये सब कुछ हमें हमारे उस्ताद ने बताया।
مختصر یہ کہ جب ہم 10ویں کلاس پاس کر رہے تھے، یعنی میٹرک ہم نے جب کلیئر کر لیا تھا، تو ہم اس قابل تھے کہ ہم کسی بھی الیکٹرانک سرکٹ کو مینوفیکچر یا ریپیئر کر سکتے تھے۔ ہم نے کالج لیول میں یعنی فرسٹ ایئر میں اپنی پڑھائی کنٹینیو کرنے کے ساتھ ساتھ الگ سے ہم نے پرائیویٹ پروجیکٹ بھی بنانے شروع کیے، اور ان پروجیکٹس کا تسلسل ہمارے گریجویشن کرنے تک بڑے ہی زور و شور سے جاری رہا، یہاں تک کہ سٹی لیول تک ہر سکول و کالج و یونیورسٹی میں ہمارا نام گونجتا رہا۔ پھر ہم دونوں نے مل کے ٹیپو الیکٹرانکس کے نام سے، جی ہاں، ٹیپو الیکٹرانکس کے نام سے ایک کمپنی رجسٹر کروائی، اور آج پورے کنٹری میں ہماری 41 برانچز ہیں، اور بڑی بڑی کمپنیاں ہماری سروسز سے مستفید ہو رہی ہیں۔ جیسے ہر کامیاب آدمی کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے، اسی طرح ہماری کامیابی کے پیچھے بھی ہمارے استاد کا ہی ہاتھ ہے۔ بہترین استاد کے بہترین شاگرد ہی ترقی کی منازل کو بآسانی طے کرتے ہیں اور ترقی کی بلندیوں کو بآسانی چھو لیتے ہیں۔ اگرچہ آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کی یاد ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ یہ تو تھی ہماری کامیابی کی کہانی۔ کیا آپ بھی ایسے کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو ابھی سے بہترین استاد کی تلاش شروع کر دیجئے، جو کہ اس دور میں تو بالکل بھی ممکن نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بہترین استاد ہی ایک بہترین معمار ہوتا ہے۔